किसी भी टाइप के डेटा की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पहले हमें उसके क्वालिटी को चेक करना बहुत जरूरी होता है। डेटा की क्वालिटी में यह प्रॉब्लम उसमें प्रेजेंट बायसेस एंड एरर्स की वजह से होता है। ये बायसेस एंड एरर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। हम उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि पॉपुलेशन स्टडीज में जब डेमोग्राफिक डेटा की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बारी आती है तो डेटा में इंक्लूड इस तरह के बायसेस एंड एरर्स को मैथमेटिकल प्रोसीजर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है और एरर्स को मिनिमाइज करके डेटा के क्वालिटी को मैक्सिमाइज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रिपेयर्ड मटेरियल है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने इनसाइड मटेरियल में क्या क्या अरेंज किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ डेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये पूरा वीडियो डेटा के क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा, उसमें कितने टाइप के एरर होते हैं, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेमोग्राफिक डेटा, सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन मेथड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ डेटा। इसमें कवरेज एरर, कॉमन सोर्स ऑफ कवरेज एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर, एक्यूरेसी ऑफ डेटा ऑन सेक्स, टाइप्स ऑफ एरर इन एज डेटा। यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को भी मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। एज हिपिंग को इवेलुएट करने के डिफरेंट मेथड्स, जो विपल इंडेक्स, मायर्स इंडेक्स और यूनाइटेड नेशंस इंडेक्स होता है, इन तीनों टॉपिक्स को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड देन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम डेटा के क्वालिटी और उसके डिफरेंट सोर्सेज और उसमें कितने टाइप के एरर होते हैं, उन सारे एरर्स को डिटेक्ट करने के मेथड हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये वीडियो क्वालिटी ऑफ डेटा के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है डेमोग्राफिक डेटा। क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर में हम सारी चीजों को पढ़ रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसलिए जो डेटा होगा वो डेमोग्राफिक डेटा होगा। देन demographic data is a statistical data collected to have an idea about the characteristic of population. For example, age, sex, income, birth, death, marriage, migration, education, employment and so many factors of concern. जो demographic data होता है वो एक statistical data होता है जिसको कलेक्ट करने का मकसद ही यही होता है कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को समझा जाए। कौन कौन से पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं यहाँ पर मेंशन्ड है। एज, सेक्स, इनकम, बर्थ, डेथ, मैरिज, माइग्रेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं। बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, दीज आर द थ्री प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डेमोग्राफिक इवेंट्स। ये आप हमेशा याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। Government and non-government organizations use demographic data to learn about a population characteristics for many purposes, including policy development and socio-economic research. इन सारे population characteristics का जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी मेकिंग के लिए और सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च के लिए कलेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, जिसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन सेंसस, सेकंड नंबर है सीआरएस मींस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, थर्ड नंबर है एसआरएस सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फोर्थ नंबर है एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे, फिफ्थ नंबर है डीएचएस मतलब डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे। ये जो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे है इसके अंडर में एनएफएचएस मींस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, डीएलएचएस मींस डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सर्वे और एएचएस एनुअल हेल्थ सर्वे, ये सारे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा है उससे रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए पॉपुलेशन सेंसस अटेम्प्ट्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑल मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन सेंसस होता है वो एक कंप्लीट एनुमरेशन होता है जो टोटल पॉपुलेशन का कवरेज होता है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट थ्री ऑफ द एबव सोर्सेज ऑफ डेटा दैट इज पॉपुलेशन सेंसस, सीआरएस एंड एसआरएस आर कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट थ्री है पॉपुलेशन सेंसस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, जिसको कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को होता है।
थर्ड पॉइंट है एनएसएस इज कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो थर्ड नंबर था एनएसएस, इसको कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्पी को होता है। और फोर्थ नंबर जो डीएचएस था, डीएचएस आर कंडक्टेड अंडर द स्टीवार्डशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एनएसएस है ये मोस्पी के अंडर में आता है और डीएचएस जो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। एनएफएचएस और डीएलएचएस इन दोनों का कंडक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई के पास है। इस डीएचएस के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनएफएचएस, डीएलएचएस, एएचएस इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, तो वहां पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि यहाँ पर हमें इस कंटेंट में जितने की जरूरत है मैंने उतने ही टॉपिक्स को अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज नोडल एजेंसी फॉर कैरिंग आउट द एनएफएचएस एंड डीएलएचएस इन द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होगा? द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर आइदर ऑन हिज हर ओन और थ्रू सम एजेंसी इन ओरिजिनल फॉर्म्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मतलब कि ऐसा डेटा जो फर्स्ट पार्टी के थ्रू ही कलेक्ट किया जाए उसके ओन पर्पज के लिए, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई एजेंसी हो, तो इस टाइप का जो डेटा कहलाएगा वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। द प्राइमरी डेटा आर नॉट अर्लियर कलेक्टेड, प्रोसेस्ड, टेबुलेटेड, ग्रुप्ड, एवरेज्ड एंड समराइज्ड। जो फर्स्ट हैंड डेटा होगा उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। वो पहले कभी भी ना कलेक्ट किया गया होगा, ना उसकी प्रोसेसिंग की गई होगी, ना तो टेबुलेटेड होगा, ना ग्रुप किया गया होगा, ना एवरेज होगा, ना फिर समराइज किया होगा। मतलब कि जो डेटा कलेक्शन होगा वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड डेटा होगा। सेकेंडरी डेटा क्या होगा? द डेटा which have already been collected, tabulated and presented in some form by someone or by any agency for some purposes, these are called secondary data. For example, census report, national sample survey, registration of vital events, demographic studies, these all are the examples of sources of secondary data. इसका एक important note है, the data may be primary for one agency, but at the same time these data may be secondary for other agency and vice versa. मतलब कि एक डेटा किसी एक एजेंसी के लिए एक टाइम में प्राइमरी हो सकती है लेकिन दूसरे एजेंसी के लिए वो सेकेंडरी डेटा होगी। जैसे अगर हम सेंसस की बात करें तो सपोज 2011 में जो सेंसस हुआ है उसमें फर्स्ट टाइम जब डेटा कलेक्ट किया गया होगा तो वो सेंसस डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट डेटा कहलाएगा, मीन्स प्राइमरी डेटा। लेकिन वही डेटा जब हम यूज कर रहे हैं या कोई एजेंसी यूज करेगी तो उस एजेंसी के लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू प्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें दो टाइप से कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी डेटा एंड देन सेकेंडरी डेटा। पहले प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड देखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल मेथड, इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूअर फील्ड में गया और डायरेक्ट डेटा को कलेक्ट करके ले आया। इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो इंटरव्यूअर है वो फील्ड में गया लेकिन वो डेटा कलेक्ट कैसे किया? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया। उसके पास कुछ चेकलिस्ट रहा होगा, उस चेकलिस्ट में कुछ कंटेंट होंगे कि आपको कौन कौन से चीजों को ऑब्जर्व करना है, या ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन भी होंगे जो उसको वहां पर राइट अप करके लिख के आने होंगे। और इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसी, ये भी एक डेटा कलेक्शन का मेथड होता है। इसमें भी अलग अलग मेथड्स हैं, बाय शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर मेथड, मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, शेड्यूल थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। जो लोकल एजेंसी है वो क्वेश्चनायर के थ्रू डेटा कलेक्ट करेगी, जिससे डेटा कलेक्ट करना है उसके पास क्वेश्चनायर या शेड्यूल सेंड कर देगी और शेड्यूल थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। ये तो हुए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड। सेकेंडरी डेटा में है पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड सोर्सेज में यहाँ पर आपको दिख रहा है पब्लिश्ड थेसिस, गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कमीशंस रिपोर्ट। ये सारे
जितने भी रिपोर्ट पब्लिश हो चुके होंगे जहां से हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी और वहां से डेटा को कलेक्ट हम करेंगे, ये सारे डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी रिपोर्ट होंगे जो अनपब्लिश्ड होंगे और वहां से जब हम डेटा को लेंगे तो वो डेटा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा और सोर्स क्या होगा, अनपब्लिश्ड सोर्स। हमने अभी तक देखा डेमोग्राफिक डेटा, सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्वालिटी ऑफ डेटा। When data are collected, it is presumed that all are accurate and available in the appropriate forms to compute the various demographic measures. But its quality due to errors and biases may be matter of concern at each stages of collection of the data. जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो ये हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम टाइम ये एक्यूरेट होगा, जिससे कि डिफरेंट डेमोग्राफिक मेजर को कैलकुलेट किया जा सके। लेकिन उसके क्वालिटी को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेटा को कलेक्शन करने के समय बहुत सारे बायसेस एंड एरर्स की संभावना होती है। द एरर्स में बी ऑफ टू टाइप्स विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डेटा। जो डेटा में एरर होती है वो दो टाइप की होती है, जिसको शायोक एंड सीजल ने अंडर एनुमरेशन और मिस रिपोर्टिंग ये नाम दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेरोक एंड सीजल कॉल्ड दिस एरर्स एज अंडर एनुमरेशन एंड मिस रिपोर्टिंग। अंडर एनुमरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर काउंट और कवरेज एरर। आपको ये याद रखना चाहिए कि अंडर एनुमरेशन को अंडर काउंट या कवरेज एरर ये भी कहा जाता है। जैसा कि श्रायोक एंड सीजल ने एरर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इसमें सेकंड पार्ट है मिस रिपोर्टिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्स एरर और ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड रिस्पॉन्स एरर। तो इसको दोनों कहा जाता है, नॉन रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स, ये दोनों कहा जाता है मिस रिपोर्टिंग को। सो कवरेज एरर क्या होगा, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि कवरेज एरर को अंडर काउंट या अंडर एनुमरेशन ये भी कहा जाता है। देन कवरेज एरर्स आर दोज विच रेफर टू द पीपल एक्सक्लूडेड फॉर द सैम्पलिंग फ्रेम। सो कवरेज एरर तभी होगा जब हम ऐसे रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू कर लें जो सैम्पलिंग फ्रेम के अंडर में नहीं आते हैं। द कवरेज एरर इज ए टाइप ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर इन विच there is no one-to-one correspondence between the target population and the sampling frame from which the sample is drawn। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कवरेज एरर है वो एक नॉन सैम्पलिंग एरर होता है, जिसमें जो टारगेट पॉपुलेशन है उससे वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाता है। और टारगेट पॉपुलेशन हमारा कौन सा होता है, जो सैम्पलिंग फ्रेम के अंडर में आता हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स बना हुआ है जो टारगेट पॉपुलेशन को शो करता है। जो ग्रीन में दिख रहा है ये मेल है और रेड वाला फीमेल है, और जो ब्लू कलर का सैंपल है वो नॉन सैम्पलिंग है। मतलब कि ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं जिससे इंटरव्यू नहीं करना था। इंटरव्यू सिर्फ टारगेट पॉपुलेशन से ही करना है, लेकिन इस पॉपुलेशन के अंडर में हमने इससे भी इंटरव्यू कर लिया या इससे इंटरव्यू कर लिया। सैम्पलिंग फ्रेम के अंडर में जितने भी हमारे टारगेट पॉपुलेशन थे उसके साथ साथ या उसके अलावा जिन लोगों को शामिल किया गया और उनकी वजह से डेटा में जो एरर हुआ उसको कहा जाता है कवरेज एरर। अब आप समझ सकते हैं कवरेज एरर इज ए टाइप ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। मतलब कि ये जो जितने भी सैंपल हैं ये नॉन सैम्पलिंग है, जिसको टारगेट पॉपुलेशन के साथ में अगर इंटरव्यू किया जाए इसके वजह से जो एरर आता है वो कहलाएगा कवरेज एरर। कवरेज एरर कितने प्रकार के होंगे, दो टाइप के, अंडर कवर एंड ओवर कवर। तो अंडर कवर क्या होगा, मेंबर्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन आर एक्सक्लूडेड, ये जो केस कहलाएगा ये अंडर कवर का कहलाएगा। और ओवर कवर में क्या कहलाएगा, एक ही मेंबर से एक से अधिक बार इंटरव्यू कर लिया जाए। मींस मेंबर्स आर इंक्लूडेड मोर देन वंस, जनरली ट्वाइस। जब कवरेज एरर के बारे में हमें मालूम चल गया कि ये दो टाइप के होते हैं, तो इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करते हैं नेट कवरेज एरर, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है। नेट कवरेज एरर इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर कवर एंड ओवर कवर। कवरेज एरर के कुछ सोर्सेज हैं। फर्स्ट लाइन, इनएडिक्वेट सैम्पलिंग फ्रेम, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ऊपर मैंने पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इनएडिक्वेट सैम्पलिंग फ्रेम, अगर हमारा सैम्पलिंग फ्रेम सही नहीं होगा तो कवरेज एरर की फुल संभावना है। सम फॉल्ट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में कुछ फॉल्ट हो जाए। एग्जांपल्स ऑफ कवरेज एरर, टेलीफोनिक सर्वेज कैन नॉट बी कंडक्टेड विद द पीपल विदाउट टेलीफोन। मतलब कि सैम्पलिंग फ्रेम हमारा कंप्लीट है और सैम्पलिंग फ्रेम में जो भी रिस्पोंडेंट हैं
उनसे टेलीफोनिक सर्वे करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे रिस्पोंडेंट के पास टेलीफोन हो या मोबाइल हो। तो उस केस में क्या होगा, कवरेज एरर, उनसे हमारा इंटरव्यू हो ही नहीं पाएगा, डेटा कलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनको हम कवर नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टेलीफोन सर्वेज एक्सक्लूड सेल फोन यूजर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर में ही बताया कि मैक्सिमम टाइम में जो टेलीफोन सर्वे अगर है तो रिस्पोंडेंट के पास सेलफोन न होने की वजह से वो एक्सक्लूड हो जाते हैं और उस केस में भी कवरेज एरर होता है। इंटरनेट सर्वे एक्सक्लूड नॉन इंटरनेट यूजर्स। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे क्वेश्चनर गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारे पास आते हैं। सपोज कि किसी ऐसे बंदे के पास ये फॉर्म उस पर्टिकुलर टाइम में एजेंसी ने सेंड किया कि ये एक सर्वे है और इस सर्वे को आप कंप्लीट करके प्लीज सेंड करिए, और उसके पास अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो उस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक कवरेज एरर कहलाता है। नेक्स्ट आता है नॉन रिस्पॉन्स एरर। यह भी बिल्कुल इजी है। पीपुल हु इग्नोर टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन आस्क्ड इन द सर्वे कंस्टिट्यूट नॉन रिस्पॉन्स। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जिस पर्सन से इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया गया वो अगर रिस्पॉन्स न दे या इग्नोर कर दे तो इस टाइप के जो एरर कहलाएंगे वो नॉन रिस्पॉन्स एरर होगा। हालांकि वो रिस्पोंडेंट हमारे टारगेट पॉपुलेशन के अंदर में है, मतलब कि सैंपलिंग फ्रेम में वो सिलेक्टेड है, लेकिन वो रिस्पॉन्स करने से इग्नोर कर रहा है, तो इस टाइप की जो एरर होगी नॉन रिस्पॉन्स एरर कहलाएगा। Thus, non-response error occur when the survey fails to get a response to one or possibly all the questions. इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। Some common reasons of non-response. The main reasons of non-response from the respondents depend on 3U. इस U का मतलब क्या है? Unable, unavailable and unwilling. Unable means hearing and speaking of the languages. Hesitating since not able to answer some survey question. ये कई टाइप के हो सकते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम हो, स्पीकिंग प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात हो रही है उस लैंग्वेज में या तो वो सुनने में प्रॉब्लम हो रही हो या स्पीक न कर पाता हो। कौन? रिस्पोंडेंट। हेसिटेटिंग सिंस नॉट एबल टू आंसर, आंसर न देने की वजह से उसे हेसिटेशन हो रहा हो, तो इस टाइप से जो नॉन रिस्पॉन्स आएगा उसको कहेंगे unable to response. Unavailable. People who are so busy long hours in their own work are often unavailable to complete the survey question. Next आता है unwilling. Not participated to respond the survey questions due to unwillingness. जिससे इंटरव्यू करना है वो हमारे टारगेट पॉपुलेशन में सिलेक्टेड है, मीन्स कि वो सैंपलिंग फ्रेम के अंदर में आता है। जब उससे इंटरव्यू करने के लिए कंसेंट साइन किया गया तो वो अनविलिंगनेस जाहिर किया, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है नॉन रिस्पॉन्स का। तो नॉन रिस्पॉन्स एरर्स डिपेंड ऑन 3U। ये तीनों U कौन कौन से हैं? अनेबल, अनअवेलेबल एंड अनविलिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए इजी भी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ डेटा ऑन सेक्स, सेक्स एंड जेंडर। इन डेमोग्राफी सेक्स इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन एंड वीमेन, whereas gender refers to socially constructed roles assigned by society to men and women. The accuracy of reported sex is checked by studying the sex ratio at each age, that is age specific sex ratio. जो reported sex है उसको चेक किया जाता है age specific sex ratio को कैलकुलेट करके। It has been found that error in reporting the sex data are least as compared to other characteristics. अगर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से कंपैरिजन करें तो सेक्स डेटा का जो रिपोर्टिंग होता है उसमें एरर कम होता है। दूसरा आता है टाइप्स ऑफ एरर्स इन एज डेटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट है एज नॉट रिपोर्टेड और सेकंड है मिस रिपोर्टिंग ऑफ एज, मींस एज इनकरेक्टली रिपोर्टेड। इस लाइन से तो मतलब क्लियर है कि रिपोर्ट किया ही नहीं गया है, लेकिन यहाँ से ये क्लियर है एज को रिपोर्ट किया गया है लेकिन उसमें इनएक्यूरेसी है। अब ये क्या होगा? दो टाइप के, कॉन्शियसली एंड ड्यू टू इग्नोरेंस। कॉन्शियसली में कौन कौन से आएंगे? अंडर रिपोर्टिंग एंड ओवर रिपोर्टिंग, और यहीं से जो मामला होगा वो डिजिट प्रेफरेंस का स्टार्ट होता है। और ड्यू टू इग्नोरेंस मतलब कि जो एज की रिपोर्टिंग हुई वो इग्नोरेंस की वजह से जो एग्जैक्ट एज था वो सही रिपोर्ट नहीं किया गया। जैसे कि किसी की एज 22 ईयर्स है तो वो कंप्लीट
20 ईयर्स बोल दिया, मतलब वो 0 और 5 को प्रीफर किया। अभी हम इन सारे चीजों को आगे अपने टॉपिक में देखेंगे, तो आप यहां से नोट कर लीजिए कि जो एज डेटा है उसमें एरर की संभावना होती है वो कितने टाइप की होती है, एज नॉट रिपोर्टेड और मिस रिपोर्टिंग ऑफ एज। नेक्स्ट आता है एज हिपिंग। एज हिपिंग इज द टेंडेंसी ऑफ इनन्यूमरेट पीपुल टू राउंड देयर एज टू द नियरेस्ट 5 और 10, दैट इज एजेस एंडिंग विथ 0 और 5। आप यहां से समझ सकते हैं कि जब एज रिपोर्टिंग की जाती है तो सपोज कि किसी की एज 6 इयर्स है तो वो जनरली बोलेगा क्या 5 इयर्स का है, या 9 या 11 इयर्स की है तो वो सीधा बोलेगा 10 इयर्स की एज हो रही है। तो उसमें भी डिजिट प्रेफरेंस की वजह से जो एज में फ्लक्चुएशन होता है वो कहलाता है एज हिपिंग। मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एज हिपिंग डेटा। जब रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू किया गया और उसने अपने एज के बारे में कुछ इस टाइप से रिपोर्टिंग की, तो उसको इवेल्युएट करने की जो मेथड है वो 3 टाइप से इवेल्युएट किया जाता है। फर्स्ट है विपल्स इंडेक्स, इसको इंडेक्स ऑफ कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, मायर्स इंडेक्स एंड यूनाइटेड नेशंस इंडेक्स। इन तीनों को हम बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट मेथड है विपल्स इंडेक्स, इसको पहले ही बताया मैंने, इंडेक्स ऑफ कंसंट्रेशन कहा जाता है। विपल्स इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन डेमोग्राफर जॉर्ज सी विपल। विपल्स इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर द एज मिसरिपोर्टिंग। Whipple's index gives the relative performance of digits 0 and 5 while reporting ages in the interval 23 to 62। आपको ये याद रखना चाहिए कि 23 से 62 के बीच में जितने भी एज रिपोर्टिंग होंगे उसमें अगर डिजिट प्रेफरेंस में 0 और 5 को प्रीफर किया जाएगा और उसकी वजह से जो एज में हिपिंग होगी तो उस केस में विपल्स इंडेक्स का यूज होता है एज हिपिंग को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग विपल्स इंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। WI का मतलब क्या है? विपल्स इंडेक्स पॉपुलेशन एट एज 25 का डिफरेंस से टोटल 60 इयर्स तक के पॉपुलेशन को इसके न्यूमरेटर में रखा जाता है और 23 से 62 इयर्स के जो पॉपुलेशन होंगे उसको कंप्लीट डिनोमिनेटर में रखा जाता है और इसको 5 से डिवाइड किया जाता है। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा WI इज इक्वल टू P25 P30 अप टू P60 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 समेशन x गोइंग 23 to 62 px into 100 where px is the number of persons reporting their ages as x। विपल्स इंडेक्स का रेंज 0 to 500 होता है। इसमें 3 कंडीशन बनेंगे। WI इक्वल टू 0 when ages are not reported, और 100 कब होगा? इफ रिपोर्टेड एज आर नॉट हिपिंग, और 500 कब होगा? व्हेन रिपोर्टेड एज आर हिपिंग। तो ये तीनों कंडीशन है आपको याद रखने चाहिए। 0 कब होगा? जब एज को रिपोर्ट ही नहीं किया गया होगा। 100 होगा जब एज हिपिंग नहीं होगा, मतलब एज को रिपोर्ट किया गया लेकिन डिजिट प्रेफरेंस का यूज उस केस में नहीं किया गया होगा, इस वजह से एज में हिपिंग नहीं होगा। तो उस केस में जो WI होगा वो 100 आएगा। और रिपोर्ट तो किया गया लेकिन डिजिट को प्रीफर किया गया, उस केस में एज हिपिंग हुआ और WI 500 हो गया। वैल्यू ऑफ विपल्स इंडेक्स वेरीज फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल। ये विपल्स इंडेक्स मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें आप जब कैलकुलेट करेंगे या बुक में एग्जाम्पल देखेंगे तो मेल के लिए अलग विपल्स इंडेक्स आएगा और फीमेल के लिए इसकी वैल्यू अलग आएगी। अब देखते हैं इसके ड्रॉबैक क्या है। विपल्स इंडेक्स कंसीडर्स ओनली द डिजिट्स प्रेफरेंस ऑफ एजेस एंडिंग 0 एंड 5। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि जब 0 और 5 का केस हो उसी केस में विपल्स इंडेक्स का यूज किया जाता है और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। द एजेस बिलो 23 एंड अबव 62 इयर्स आर एक्सक्लूडेड। आपको पहले ही बताया, इस फॉर्मूले में भी नजर आ रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 23 से 62 इयर्स तक के पॉपुलेशन को ही कंसिडर किया गया है। एज बिलो 23 इयर्स एंड एज अबव 62 इयर्स आर एक्सक्लूडेड। ये विपल्स इंडेक्स का एक मेजर ड्रॉबैक है। अब नेक्स्ट आते हैं मायर्स इंडेक्स। मायर्स इंडेक्स इज एन ओवरकम ऑन द ड्रॉबैक ऑफ विपल्स इंडेक्स। Myers index considers the entire span of age ending in each of the 10 digits from 0 to 9। विपल्स इंडेक्स और मायर्स इंडेक्स में यही डिफरेंस भी होगा कि विपल्स इंडेक्स 0 और 5 के डिजिट प्रेफरेंस को कंसीडर करता है और यहाँ मायर्स इंडेक्स में 0 और 9 इन सारे डिजिट्स को
कंसिडर करता है। मायर्स इंडेक्स इज दस बेस्ड ऑन द ब्लेंडेड पॉपुलेशन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये जितने भी लाइन मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मायर्स इंडेक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 180। द स्मॉलर द इंडेक्स द हायर द एक्यूरेसी ऑफ द एज रिपोर्टिंग। इसका एज्यूम्पशन क्या है? पॉपुलेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड विथ इक्वल वेट अमंग द डिफरेंट एजेस। इसमें थर्ड मेथड जो आता है वो यूनाइटेड नेशंस इंडेक्स। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप जब पेपर को पलट कर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे टॉपिक्स को नोट करते चलें। द यूनाइटेड नेशंस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द थ्री कंपोनेंट्स S, M and F, where S is average age sex ratio score. Similarly, M is equal to average male age ratio score और F क्या हो जाएगा? एवरेज फीमेल एज रेशियो स्कोर। तो इन तीनों से जो फॉर्मूला बनेगा यूनाइटेड नेशन इंडेक्स का वो 3S प्लस M प्लस F ये हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम आपको यही फॉर्मूला पूछा जाता है। द यूनाइटेड नेशंस इंडेक्स कंसिडर द एज ग्रुप फ्रॉम 0 to 4 to 65 to 69, टोटल 14 इंटरवल्स। इसके अलावा भी है दो मेथड। देयर आर आल्सो सेवरल मेजर्स लाइक बाचिस इंडेक्स एंड रामचंद्रन्स इंडेक्स टू मेजर एज हीपिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस, परमानेंट, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ द अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेंट्स। इसमें 4 कीवर्ड्स हैं, आपको ये चारों याद रखने चाहिए। कंटिन्यूअस, परमानेंट, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिकॉर्ड्स द अकरेंस ऑफ लाइफ बर्थ, डेथ, फेटल डेथ, मैरिज एंड डाइवोर्स। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंडर में जो डेमोग्राफिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है वो डेमोग्राफिक इवेंट्स कौन कौन से हैं? लाइफ बर्थ, डेथ, फेटल डेथ, मैरिज एंड डाइवोर्स। एक और लाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स इज ए लीगल रिक्वायरमेंट इन ईच कंट्री। जो वाइटल इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन है वो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में लीगल है। इन इंडिया द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कवर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड स्टिल बर्थ अंडर द RBD एक्ट 1969। आपको ये वाली लाइन याद रखनी है कि इंडिया में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम RBD एक्ट 1969 के अंतर्गत बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Civil registration system is a permanent and systematic recording of birth and death. Birth and deaths are to be reported within 21 days of occurrence of event. Next topic है coverage and completeness of civil registration. Accuracy and quality in the collection of vital statistics is mainly concerned with coverage, completeness and missing of data. वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि जो डेटा का कलेक्शन है उसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी डिपेंड करता है। कवरेज मींस जियोग्राफिकल लोकेशन, कंप्लीटनेस मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स और मिसिंग ऑफ डेटा द की क्वेश्चन फॉर विच रिस्पॉन्स नॉट स्टेटेड। क्वेश्चनर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है, तो वो भी हमारा नॉन रिस्पॉन्स माना जाएगा, जिससे कि डेटा में मिसिंग की संभावना होगी। Data suffers from these kinds of quality characteristic and needs some valuable checks. Chandrasekharan and Deming formula is used to evaluate the coverage and completeness of vital registration. अब जब previous years के पेपर को पलट कर देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम टाइम जो लिस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करने वाला, उसमें आपको ये चंद्रशेखरन एंड डेमिंग से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है कवरेज एंड कंप्लीटनेस ऑफ वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम is a large scale demographic survey for providing reliable annual estimates of birth rate, death rate, natural growth rate, infant mortality rate and other fertility and mortality indicators at the national and sub-national levels for rural and urban areas separately। जो यहाँ पर एक पैरा लिखा हुआ है, इस पूरे पैरा को समझने के लिए मैंने SRS बुलेटिन का फर्स्ट पार्ट का स्नैपशॉट यहाँ पर डाला हुआ है। समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये SRS बुलेटिन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा censusindia.gov.in। आप गूगल पर सर्च करेंगे SRS बुलेटिन 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं SRS प्रोवाइड एनुअल एस्टिमेट ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी इंडिकेटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ रेट,
डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जो अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की बात यहाँ लिखी गई है, इसके लिए अलग से स्पेशल बुलेटिन इशू होता है, जिसमें आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, अंडर 5 मोर्टेलिटी और तमाम तरह की फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है, इंडिकेटर्स एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल है इंडिया का, इसमें रूरल का एस्टिमेट अलग है और अर्बन का एस्टिमेट अलग है। सिमिलरली डेथ रेट के लिए भी आप देख सकते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सब के लिए भी आप देख सकते हैं, जो सेपरेटली यहाँ पर एस्टिमेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का अभी बर्थ रेट मई 2020 में जो SRS बुलेटिन रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग 20 है। ये SRS बुलेटिन 2018 के डेटा का एस्टिमेट है। टोटल डेथ रेट 6.2 है, नेचुरल ग्रोथ रेट 13.8 है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी 32 है टोटल। SRS was started in pilot basis in 1964 to 65 by the Office of the Registrar General, Government of India. SRS का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप नोट कर सकते हैं। It became fully operational in 1969 to 70 with about 3,700 sample units. SRS has been providing data on an annual basis at the state level since then. The data collected under sample registration system are verified using Chandrasekharan formula for vital registration. The unmatched events are again checked in the field to avoid duplication. ये एक छोटा सा मेथड लिखा हुआ है, आपको मेन जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो ये बनेगा, चंद्रशेखरन फॉर्मूला। तो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि चंद्रशेखरन फॉर्मूला किस पर बेस्ड है, तो आप आंसर दे सकते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर। इट इज कॉल्ड डुअल रिकॉर्ड सिस्टम, thus SRS इज बेस्ड ऑन चंद्रशेखरन डुअल रिकॉर्ड सिस्टम। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल समाप्त होता है। यूजीसी नेट के ऐसे ही इफेक्टिव मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।